गुड मॉर्निंग मित्रों। तो शुरू करते हैं। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको जीएस में हमेशा मदद करती रहेगी। तो जीएस में लगभग हर परीक्षाओं में ये सेगमेंट पूछा जाता रहता है। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होगी। यानी कि यदि लोकसभा का कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होगी। दोस्तों देखिए, अगर लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष, विधान परिषद और राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो न्यूनतम आयु 30, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो न्यूनतम आयु 35, और अगर पंचायत चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष होगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 25 वर्ष। यानी कि यदि कोई लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो कि उस व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और 25 वर्ष की आयु में वो चुनाव लड़ सकता है, राज्य विधानसभा का भी चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। अर्थात जब चुनाव होता है लोकसभा का तो किसी भी जो प्रत्याशी की जमानत किस आधार पर जब्त हो सकती है, तो उसे वैध मतों का 1/3 भाग न मिलने पर, वैध मतों का 1/4 भाग न मिलने पर, वैध मतों का 1/5 भाग न मिलने पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों देखिए, लोकसभा चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशी को यदि जो वैध मत होते हैं उसके 1/6 भाग अगर मत नहीं प्राप्त होते हैं, 1/6 भाग मत प्राप्त होने चाहिए। तो अगर 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं होते हैं तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। इस आधार पर किसी भी प्रत्याशी की तभी जमानत जब्त होती है जब उसे वैध मत का 1/6 प्राप्त ना हो। इसलिए आंसर इसका क्या सही होगा? आंसर इसका सही होगा डी। तो यानी कि जमानत जब्त होने के लिए वैध मतों का 1/6% प्राप्त होना जरूरी है। तो ये आपके समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ये बहुत बार सवाल आ चुका है, इसको ध्यान रखना है। देखिए जब हम बात करते हैं कि लोकसभा में सीटें का निर्धारण कैसे होगा, तो सबसे पहले निर्धारण का आधार है वो है जनसंख्या। तो जनसंख्या 8 साल बढ़ती रहती है। तो संविधान के अनुच्छेद 81 में जो ये प्रोविज़न है कि जनसंख्या के अनुरूप लोकसभा सदस्यों की संख्या जो निर्धारित है वो है वर्तमान में 500, अधिकतम 552। सदस्यों की संख्या घटती बढ़ती रहेगी, ये प्रोविज़न भी है कि सदस्यों की संख्या घटाई बढ़ाई जाती रहेगी जनसंख्या। तो ये प्रोविज़न है कि प्रत्येक 10 साल बाद जब जनगणना की जाएगी तो जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटें घटाई और बढ़ाई जाती रहेंगी। यदि जनसंख्या बढ़ती है तो बढ़ाई जाएंगी, घटती है तो घटाई जा सकती हैं। तो इस आधार पर प्रत्येक 10 साल पर जो है लोकसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण होना चाहिए। लेकिन चूँकि ये बड़ी जटिल प्रक्रिया है, इसलिए संविधान के 31वें संविधान संशोधन 1973 में लोकसभा की सीटों का इससे पहले जो पुनर्निर्धारण किया गया था वो 1973 में किया गया था 31वें संविधान संशोधन द्वारा, और वर्तमान में जो सीटें हैं वो इसी 31वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में सीटें जो हैं वो अधिकतम 552 हैं। तो और ये भी कहा गया कि 2026 तक अब लोकसभा की सीटों का जो संख्या में बढ़ोतरी या कमी नहीं की जाएगी, यानी कि निर्धारण नहीं किया जाएगा, जबकि परिसीमन के आधार पर एरिया इधर उधर किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 2026 तक। ये 31वें संविधान संशोधन में निर्धारित किया गया था कि 2026 तक इसमें कोई संशोधन
नहीं किया जाएगा, यही इतनी सीटें रहेंगी। 2026 के बाद इन सीटों का संशोधन किया जा सकता है। तो इसका आंसर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। अभी हमने आपको बताया लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। 552 में 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो इस आधार पर अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित हो सकती है? 552। तो इस तरीके से आंसर इसका सही होगा सी। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं दोस्तों। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? दोस्तों देखिए, अभी मैंने आपको बताया था 31वें संविधान संशोधन द्वारा 1973 में लोकसभा सदस्यों की वर्तमान जो सीटें हैं, वर्तमान में वास्तविक सीटें जो हैं जिन पे चुनाव हो रहा है या सदस्य संख्या कितनी है, ये वो 545 ही है। 543 पे चुनाव होता है, तो जो वर्तमान सदस्य संख्या है वो 545 है। तो ये कब हुई थी? वो 31वें संविधान संशोधन द्वारा 1973 में, यानी कि 1973 में 1973 में 31वें संविधान संशोधन द्वारा सीटें बढ़ाई गई थी। तो दोस्तों ये जो है ये 31वां संविधान संशोधन है 1973 में, और 1973 में जो संविधान संशोधन किया गया था उसी के अनुसार ये सीटें निर्धारित हुई हैं। तो इसका मतलब है आपका आंसर सही होगा ए। चलते देखो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? अभी हमने बताया था लोकसभा में सीटों के निर्धारण का आधार जनसंख्या होती है और जनसंख्या के आधार पर ही सीटें घटाई और बढ़ाई जाती हैं। तो इस आधार पर इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। और इस तरीके से आप देखते भी हैं कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश राज्य की हैं और उत्तर प्रदेश राज्य में जो है जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? आप जानते हैं लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति है वो अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 331 ये पूछा गया है। 331 में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया होगा कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को किया जाता है अनुच्छेद 331 के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। देखिए सवाल ये बार बार आया है, तो इस सवाल को ज़रा समझ लेते हैं। राष्ट्रपति के स्वविवेक द्वारा, प्रधानमंत्री के स्वविवेक द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले यदि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को ऐसा सुझाव देती है तो राष्ट्रपति फिर लोकसभा को कार्यकाल से पहले भंग कर सकती है। तो इसमें जो है मंत्रिपरिषद के सिफारिश का मतलब है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को कार्यकाल से पहले भंग किया जा सकता है। तो इसका आंसर डी सही होगा। ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंपॉर्टेंट सवाल इस वजह से है, अनुच्छेद 85 85 में कहा गया है कि किसी भी सत्र की अंतिम तारीख और उसके अगले वाले सत्र की पहली तारीख के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं रखा जा सकता। इसलिए प्रत्येक साल लोकसभा के कम से कम 2 सत्र जरूर बुलाए जाएं। इसलिए 2 सत्र बुलाया जाना अनिवार्य है। तो वर्ष में कितने सत्र अनिवार्य रूप से होने चाहिए संसद के? 2। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आपको देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अगला कह रहा है लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। कोरम का मतलब है कितने कम से कम सदस्य हों जिससे उस लोकसभा की कार्रवाई पूरी हो शुरू की जा सके। तो यानी कि अधिकतम 545 सदस्य हैं वर्तमान में, तो कितने सदस्य हों कि लोकसभा की कार्रवाई शुरू की जाए। जैसे आप जानते हैं कि जब क्लास चलती है तो कितने कम से कम बच्चे हों जिससे क्लास स्टार्ट की जाए। तो कम से कम जो लोकसभा के सदस्य हैं उसके 1/10 सदस्य हों तो ही लोकसभा की कार्रवाई पूरी की जा सकती है। तो ये जो है कोरम जो है अनुच्छेद 100 में बताया गया है कि कोरम क्या होगा। जो कोरम होगा वो जो है 1/10 होगा। 1/10 के आधार पर तो इसका आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी, फिर से वही सवाल आ गया है। तो लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों, अभी मैंने बताया था कि 545 है। 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के, तो टोटल हो जाते हैं 545। 545 के अनुसार फिर आंसर क्या सही होगा, डी। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा विघटन द्वारा या उपरोक्त सभी द्वारा। लोकसभा की जो बैठक है वो उपरोक्त सभी द्वारा यानी कि स्थगन द्वारा भी समाप्त की जा सकती है, सत्रावसान भी होता है और विघटन भी होता है। ये जो प्रोविज़न है वो अनुच्छेद 85 में दिया गया है और अनुच्छेद 85 के अनुसार स्थगन, सत्रावसान और विघटन का कार्य ये जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इस तरीके से लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। मैंने अभी बताया था अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति की लोकसभा सत्र बुलाने, आहूत करने और उसे अवसान करने का अधिकार दिया होता है। तो इसका आंसर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, जानते हैं दोस्तों। लोकसभा का पहला आम चुनाव जो हुआ वो एक 51-52 में हुआ। तो 51-52 में यानी कि अक्टूबर 51 से स्टार्ट हो गया था, फरवरी 52 तक चला था। तो कभी कभी 51 लिखा रहता है, कभी कभी 52 लिखा रहता है। तो ध्यान रखिएगा, पहला लोकसभा का चुनाव 1951-52 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 93 यानी कि अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि लोकसभा के सदस्य अपने में से किन्हीं 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेंगे। अर्थात क्या किया जाता है, चयनित किया जाता है। तो चयनित से मतलब है कि सभी सदस्य मिलकर उनका चुनाव करते हैं। तो इस तरीके से आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा, अपना त्यागपत्र हमेशा और हमेशा उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र हमेशा उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, इनमें से कोई नहीं। लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर को लोकसभा के सभी सदस्यों के संकल्प द्वारा यानी कि उनके बहुमत से पारित जो संकल्प होता है उससे हटाया जा सकता है और इस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर बी है। अगला क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर क्या है। प्रोटेम स्पीकर होता क्या है दोस्तों, जब लोकसभा का नई लोकसभा का चुनाव होता है तो नई लोकसभा के चुनाव, चूँकि लोकसभा जब भंग हो जाती है तो लोकसभा के सदस्य के रूप में अध्यक्ष भी का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो नए अध्यक्ष, जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है तो चूँकि जो चुनाव होकर आता है तो वरिष्ठ
किसी सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है और उस प्रोटेम स्पीकर का काम है कि नए निर्वाचित होकर आए सदस्यों को सदस्य के रूप में शपथ दिलाना। ये जो है काम होता है, तो इसका आंसर बी होगा। ये सवाल बहुत पूछा जाता है। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे, खूब सवाल पूछा जाता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे और जीवी मावलंकर जो है ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको याद रखना है। पहले अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ये भी सवाल आ रहा है, ये बहुत पूछा गया है। तो आप इस सवाल को जानते हैं, मीरा कुमारी जो है वो पहली महिला अध्यक्ष है लोकसभा की, इससे पहले महिला अध्यक्ष कोई नहीं था। तो इसका आंसर डी है। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो कहने का मतलब है जो लोकसभा का सचिवालय जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा सीधे उसके नियंत्रण में होता है, लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। लोकसभा अध्यक्ष ही जो है केंद्रीय लोकसभा के सचिवालय को की देखरेख और जिम्मेदारी उसके अधीन होती है। ठीक है, तो इसका आंसर डी सही होगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न श्रृंखला है आपकी, और इस प्रश्न श्रृंखला को जो है जारी रखते हैं और आगे भी कंटिन्यू करेंगे हम लोग इसी के प्रश्न